नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं सिद्धं शुद्धं पडमिय जिळिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयम् जीवस्य परुवणं बोच्छम्। कल हमारी चर्चा जो कुल वाला प्रकरण है गोमट सार जीव कांड में, जीव समास में जिन 4 अधिकारों का उल्लेख किया गया था, स्थान अधिकार, योनि अधिकार, अवगाहन अधिकार और कुल अधिकार। कुल अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी। इसमें एक चार्ट के माध्यम से 113 नंबर की गाथा और उसके आगे की गाथाओं में ये उल्लेख किया गया है। तो किस प्रकार से 1,97,50,000 करोड़ कुल होते हैं, ये चर्चा हमारी कल चल रही थी। कुछ मूलभूत इसमें मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, तो जिससे कि आपको इसकी थोड़ी भाव वासना होगी। कल एक चर्चा और शायद उषा जी ने बताई कि चर्चा शतक आदि ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में कुलों की संख्या 1,99,50,000 करोड़ बताई गई है और गोमट सार में 1,97,50,000 करोड़ बताई गई है। यानी 2 लाख करोड़ का डिफरेंस उसमें हमको दिखाई देता है। तो अपकरण नियोग का प्रकरण है और आचार्यों ने जो उल्लेख किया उसके आधार उसको ही हम प्रमाणिक मानते हुए चर्चा करते हैं। तो 1,99,00,000 का भी उल्लेख मिलता है और यहाँ पर गोमट सार में 1,97,50,000 करोड़ का भी उल्लेख मिलता है। डिफरेंस कहाँ आता है? जो मनुष्यों के कुल हैं वो अन्य ग्रंथों में 14 लाख कहे गए, 14 लाख करोड़, और गोमट सार में 12 लाख करोड़ कहे गए। इस प्रकार के इस विषय को समझना चाहिए। प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा तो इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, इसलिए आगम के माध्यम से ये समझना होगा। एक प्रश्न है, यदि आपको चर्चा से ख्याल में आया हो तो, योनि और कुल ये प्रकरण कुछ एक जैसे लगते हैं हमको। इन दोनों में अंतर क्या है? योनि किसे कहते हैं और कुल किसे कहते हैं? किसी को ख्याल में हो तो बताओ, और दोस्तों पर विशेष चर्चा अपन करेंगे ही। योनि तो जीव के उत्पत्ति स्थान को कहते हैं। हाँ। और कुल तो बाद में मतलब इस उत्पत्ति के बाद, और जब जैसे शरीर में अंतर होना, हाँ। या मतलब अलग अलग तरह का होना। हाँ, इसको अगर अपन सरल भाषा में कहें, थोड़ा निसंकोच जिसको भाषा कहते हैं ना, तो कहें तो उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। जीव के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं, जिसके हमने 9 भेद यहाँ पर पढ़े। संक्षेप में 9 भेदों की चर्चा हमने यहाँ पढ़ी थी और विस्तार से 84 लाख भेद पढ़े थे। कुल कहते हैं, शरीर के भेदों को कुल कहते हैं। ठीक है, जैसे उत्पत्ति स्थान पे क्या उत्पन्न होगा? शरीर उत्पन्न होगा। तो क्या सब शरीर एक जैसे ही उत्पन्न होंगे? तो बोलते नहीं, अलग अलग उत्पन्न, अलग अलग प्रकार के शरीर होते हैं। इसका एक दृष्टांत भी अपन ने लिया था, जैसे गोबर है। गोबर तो गोबर सड़ता है तो उसमें कितने प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं? तो गोबर यदि उत्पत्ति स्थान माना जाए तो वो एक योनि हुआ।
और उसमें सफेद कीड़ा उत्पन्न हुआ, काला कीड़ा उत्पन्न हुआ, लाल कीड़ा उत्पन्न हुआ, तो जितने प्रकार के शरीर जातियां उसमें उत्पन्न होंगी उनको कुल कहा जाएगा। ठीक है, शरीर के भेदों को कुल कहते हैं, उत्पत्ति स्थान के भेद को योनि कहते हैं। ये सरलतम परिभाषा है, सामान्य परिभाषा। ठीक है जी सर, आप जैसे दोबारा क्लास लिया करें ना, तो सर एक मैसेज डाल दिया करिए, क्योंकि कल ज्वाइन करते रहे तो हुआ ही नहीं बहुत देर तक, तो हम सोचे शायद जो मतलब हुई नहीं क्लास, फिर बाद में पता चला कि हुई थोड़ी देर। अच्छा, वो सेकंड वाली, फर्स्ट के बाद जो जी सेकंड, सर, एक्चुअली हाँ, सेकंड वही। क्लास नहीं होनी थी। मैं सेकंड इसलिए किया कि उषा जी कुछ कह रही थी, तो मैंने फिर चालू कर दिया था, उनकी बात पूरी हो जाए। क्लास कुछ नहीं चली थी उसमें, जब वो नहीं शामिल हुई तो फिर हमने वो बंद कर दिया था। ठीक है, वो वही बता रही थी कि अन्य ग्रंथों में जो 2 लाख करोड़ का जो डिफरेंस है वो भी उल्लेख में आता है, वो बताना चाह रही थी। इसलिए मैंने कहा उनको बात कह लेने दें, जिससे कि सबके ध्यान में चर्चा आ जाए। ठीक है, अब ये संख्याएं हैं एक प्रकार से, इसमें कोई तर्क युक्ति तो हम नहीं लगा सकते हैं। जो संख्याएं बताई गई हैं वो संख्याएं जान सकते हैं, स्मरण में रख सकते हैं और एक प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि 1,97,50,000 या 1,99,50,000 करोड़ प्रकार के जो शरीर हैं वो हम धारण नहीं करेंगे। ये तो भाववासना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चर्चा यहाँ पे पूरी होती है कुल की। कोई इसमें प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, चर्चा कुछ विशेष कहनी हो तो आप कह सकते हैं। ठीक है ना सर? आपने जो डेफिनेशन बताई कि शरीर के भेदों को कुल कहते हैं, तो इसमें तो ये आ जाएगा कि तरह तरह के शरीर होते हैं। हाँ। इसमें एक ही जाति के शरीर कैसे आएंगे? कि जैसे मतलब मनुष्य ही शरीर थोड़ी आएगा क्या? मनुष्य ही शरीर के भेदों। देखो, मनुष्य में उत्तम भोग भूमि के मनुष्य, मध्यम भोग भूमि के मनुष्य, जघन्य भोग भूमि के मनुष्य, विजयार्थ पर्वत के मनुष्य हैं, जम्बूद्वीप के मनुष्य, जम्बूद्वीप में आर्यखंड के मनुष्य, आर्यखंड में भी हैं एशिया महाद्वीप के मनुष्य। तो ऐसे ये भेद पड़ जाते हैं इसमें। ऐसे से 2.5 द्वीप में कितने विजयार्थ पर्वत है पता है आपको? 170। तो 170 तीर्थंकर होते हैं ना, 170 विजयार्थ पर्वत संबंधी। तो 170 विजयार्थ पर्वत हैं और हर विजयार्थ पर्वत पर 110, हर विजयार्थ पर्वत के ऊपर 110 नगरियां हैं। किसकी? विद्याधरों की। तो आप 170 इंटू 110 कर दीजिए, तो इतने प्रकार के तो खाली विद्याधरों के ही कुल हो जाते हैं। ऐसे ही भेद प्रभेद करने पर 18,700 प्रकार के तो खाली विद्याधरों के ही कुल हैं। फिर ऐसे ऐसे इसी प्रकार से भेद प्रभेद करते हुए 10 जघन्य भोग भूमियां हैं, 10 मध्यम भोग भूमियां हैं, 10 उत्कृष्ट भोग भूमियां हैं, 96 कुभोग भूमियां हैं। ऐसे अनेक प्रकार के भेद प्रभेदों पर को देखने पर कुल मिलाकर के 14 लाख करोड़ कुल तो मनुष्यों के ही हो जाते हैं। इस प्रकार से भेद प्राप्त होते हैं। जैसे एक इंद्रिय में है, वनस्पति कायिक में ही जैसे यहाँ 28 लाख करोड़ दिया हुआ है ना, तो वनस्पति कायिक में पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, अकौआ का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, जामुन का पेड़, कितने पेड़ों की संख्या है वनस्पतियों की। कई वनस्पतियां तो ऐसी हैं कि यहाँ होती नहीं होंगी जम्मू द्वीप में। कितनी वनस्पतियां ऐसी होंगी जो 2.5 द्वीप के अंदर होती ही नहीं होंगी। आप सोचो कि स्वयंभू रमण द्वीप में वृक्ष कितने बड़े बड़े होते होंगे। जब महामत्स्य इतना बड़ा होता है तो वहाँ पेड़ कितने बड़े होते होंगे। आप फिल्मों में देखते हैं ना, बड़ी बड़ी रचनाएं, तो कोई कल्पना नहीं है, वास्तविकताएं हैं सारी की सारी। ऐसे भेद प्रभेद प्राप्त होते हैं। ठीक है सर, ये है ना पूरे 2.5 द्वीप के मनुष्यों की गणना करना नहीं, ये तो हाँ 2.5 द्वीप में कुल मिलाकर के
कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं? तो कहते 14 लाख करोड़ प्रकार के मनुष्य होते हैं। टोटल मनुष्य कितने होते हैं पता है आपको? 29 अंक प्रमाण है मनुष्यों की संख्या। हाँ 29 अंक पर। हाँ सरस जी क्या कह रहा ना 29 अंक प्रमाण? देखो 14 अंक प्रमाण तो मनुष्यों के कुल हैं खाली। 14 अंक प्रमाण समझे ना? 14 लाख करोड़ आप लिखो और उसके अंक गिनो, कितने अंक हैं? 14 लाख करोड़ लिखेंगे तो कितनी उसमें अंक टोटल प्रयोग किए जाएंगे? 14 अंक का प्रयोग होगा। पहले 14 लाख लिखिए तो 1 4 ये 2 अंक हो गए। 14 लाख में बिंदियां कितनी लगेंगी? 5 बिंदियां लगेंगी तो कितने हो गए? 7। और करोड़ की 7 बिंदियां लगेंगी तो 14 अंक प्रमाण तो कुल हैं। और उसमें आप 15 बिंदियां और लगा दो तो इतने टोटल मनुष्यों की संख्या है 29 अंक प्रमाण। क्योंकि क्षेत्र का विस्तार बहुत है, डाइवर्सिटी कहते हैं ना, डाइवर्सिटी बहुत है। अरे अब चाइना का निवासी और तमिलनाडु का निवासी, मध्य प्रदेश का निवासी है और बिहार का निवासी, इनको एक लाइन में खड़े कर दो आप, सब एक जैसे हैं क्या? कोई भी देख के शक्ल देख के पहचान जाएगा कि नहीं ये तो तमिलनाडु का है, कोई ये तो बिहारी है, कोई कहेगा नहीं ये तो मध्य प्रदेश का है, ये तो चाइना का है, ये तो अमेरिका का है, तो ये भी कुल है एक प्रकार से। ठीक है ना? चलिए, और विशेष चर्चा इसकी है वो इतनी काफी है। शरीरों के भेद प्रभेद, 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं, उनके 14 लाख करोड़ कुल होते हैं। अब तीसरा अधिकार है पर्याप्ति अधिकार। सामान्य ही चर्चा है और सामान्य ही अपन करेंगे, बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में इसको नहीं करने वाले हैं, भाव वासना की अपेक्षा से है। कुल कितनी गाथाएं हैं? 118 से लेकर 128 तक, टोटल 11 गाथाओं में पर्याप्ति अधिकार प्रस्तुत किया गया है। 118 नंबर की गाथा है, वो गाथा पढ़ते हैं और उसकी चर्चा देखेंगे। नाम ही बताएं सबसे पहले तो, गाथा पढ़ेंगे। जह पुण्णा पुण्णाइम, जह पुण्णा पुण्णाइम, गेह घड़वत्थादियाइम दवाइम, गेह घड़वत्थादियाइम, तह पुण्यदरा जीवा, तह पुण्यदरा जीवा, पच्चत्तिदरा मुने अव्वा, देखो कितना सरल दृष्टांत दिया आचार्य ने। जैसे आपका घर है, आपने प्लॉट खरीदा और आपने आपका मकान बनाया वहां पे, तो मकान बनाना शुरू किया और अगले दिन उसमें रहने पहुंच जाओ आप। मकान की नींव खुदवाई और अगले दिन रहने जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। क्यों? कहेंगे वो अपूर्ण है ना, अभी तो 1-1.5 साल लग जाता है मकान बनने में, व्यवस्थित कलर वलर पेंट फर्नीचर सबके बाद 1-1.5 साल लग जाता है। उसके पहले क्या कहते हैं उस मकान को हम? अपूर्णा। जैसे मकान को पूर्ण अपूर्ण कहा जाता है। गिह शब्द है ना, गिह घड़ घड़ा है। हम गए कुम्हार के पास, हमको घड़ा चाहिए, तो बोलते है अभी तो हमने मिट्टी सानी है। तो बोलते तो क्या हुआ, दे दो घड़ा। तो बना रहे हो ना, चाक पे बना लिया गोल गोल घड़ा, दे दो। बोले नहीं नहीं अभी तो पकेगा, अभी पानी डालोगे तो मिट्टी जैसा हो जाएगा। तो क्या गए, ये अभी अपूर्ण है। जैसे लोक में घर घट वस्त्र, टेलर के पास दर्जी के पास कपड़े डाले, उसने कटिंग कर दी, बोले क्या हुआ, बोले कि हाँ शुरू कर दिया आपका कपड़े बनाना। तो बोले दे दो फिर, बोलते नहीं नहीं अभी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अभी तो अपूर्ण है। जैसे जगत में ग्रह घट वस्त्र आदि द्रव्य हैं, वो क्या होते हैं? पूर्ण और अपूर्ण होते हैं।
पूर्ण बने हुए और बनते हुए माने अपूर्ण अवस्थाओं में देखे जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो जीव है, तह पुण्यधरा जीवा, उसी प्रकार से पुण्य इधरा, पुण्य माने पूर्ण, इधरा माने अपूर्ण, यानी पर्याप्त और अपर्याप्त जीव होता है। ठीक है, अपूर्ण जीव को अपर्याप्त कहते हैं और पूर्ण जीव को पर्याप्त कहते हैं। तो इस प्रकार से जीव के भी दो भेद कहे जाते हैं। ठीक है, आया ख्याल में? चलिए, ले जाओ। जिस प्रकार घर, घट, वस्त्र आदि अचेतन द्रव्य पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार पर्याप्त अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जीव भी पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकार के होते हैं। जो पूर्ण हैं उनको पर्याप्त और जो अपूर्ण हैं उनको अपर्याप्त कहते हैं। ठीक है, एक टेबल की सरलता की दृष्टि से आपके सामने रखे हुए, लेकिन आप तो ये विषय परिचित हैं, इसलिए बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं। अब उनके नामादि की चर्चा करते हैं। 119 और 120वीं गाथा में गाथा पाठ करेंगे। अनम्यूट कर लीजिए। आहार शरीर इंद्रिय, आहार शरीर इंद्रिय, भज्जति आण पाण भाषमणु, भज्जति आण पाण भाषमणु, चत्तारि पंच छप्पिय, चत्तारि पंचछप्पिय, इंद्रिय विलसन्नीणम्, भज्जति पट्ठवणं जुगवम्, भज्जति पट्टवणं जुगवम्, तुकमेण होदिणित निठवणम्, तुकमेण होदिनिट्ठवणम्, अंतो मुहूर्त कालेन, अन्नो मुहूर्तकालेन, ह्यकमातत्या लावा, देखो सबसे पहले पहली लाइन में नाम बता दिए। आहार, शरीर, इंद्रिय, आणपाण, भास और मणु, पज्जति पर्याप्तियां, 6 पर्याप्तियां होती हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, आणपाण यानी स्वाक्षोच्छ्वास पर्याप्ति, भास भाषा पर्याप्ति और मणो मन पर्याप्ति। तो किस जीव के पास कितनी पर्याप्तियां होती हैं? तो कहते हैं ए इंद्रिय, एक इंद्रिय के पास, चत्तारी ए इंद्रिय, 4 पर्याप्तियां एक इंद्रिय को होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय और स्वाक्षोच्छ्वास। ऑक्सीजन के बिना ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, इसलिए स्वाक्षोच्छ्वास भी आहार, शरीर, इंद्रिय और स्वाक्षोच्छ्वास, कम से कम 4 पर्याप्तियां तो होनी ही चाहिए। तो किसको होती हैं? ए इंद्रिय, एक इंद्रिय को होती है। वियल और जो विकलेंद्रिय हैं उनको कितनी होती है? पंच वियल, यानी 5 पर्याप्तियां विकलेंद्रियों को होती हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। ठीक है, कौन कौन सी? 2 इंद्रिय को आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, स्वाक्षोच्छ्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति। 3 को भी यही 5 पर्याप्तियां होती हैं। 4 इंद्रिय को भी यही 5 पर्याप्तियां होती हैं। सन्नीणम, और जो संगी हैं, संगी छोड़ दो तो असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय को भी 5 पर्याप्तियां ही होती हैं। छप्पी सन्नीणम, और 6 पर्याप्तियां किसको होती हैं? सन्नीणम, संगी जीव को होती है। बराबर, बात आ गई ख्याल में? जी। चलिए, सरल है ना अब तो विषय एकदम।
सर ये पर्याप्तियां क्रम से ही होंगी। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि तीन क्रम से होंगी ही तो होंगी। कोई भी तीन। नहीं, सबसे पहले आहार मतलब ऐसा नहीं पर्याप्ति होगा कि प्रारंभ होती है। तीन इसका सिस्टम समझ लीजिए, पर्याप्तियां प्रारंभ तो सब एक साथ होती हैं। मान लो एक केंद्रीय है, उसको 4 पर्याप्तियां होती हैं, तो 4 पर्याप्तियों की योग्य उद्गल वर्गणाओं का ग्रहण एक साथ प्रारंभ होता है। 5 पर्याप्तियों वाला जीव है तो पांचों ही पर्याप्तियों के योग्य उद्गल वर्गणाओं का ग्रहण एक साथ ही प्रारंभ होता है। यदि 6 पर्याप्तियां हैं तो 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल कारमान वर्गणाओं का, पुद्गल वर्गणाओं का, शरीर वर्गणाओं का या पर्याप्ति की योग्य वर्गणाओं का ग्रहण का प्रारंभ एक साथ होता है, लेकिन पूर्णता एक साथ नहीं होती है। सबसे पहले आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है अंतर मुहूर्त काल के अंदर, उससे बड़े अंतर मुहूर्त काल में शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है, उससे भी अधिक बड़े अंतर मुहूर्त काल में इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होती है, उससे भी बड़े अंतर मुहूर्त काल में स्वाक्षोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होती है, उससे भी बड़े अंतर मुहूर्त काल में भाषा पर्याप्ति पूर्ण होती है, और उससे भी बड़े अंतर मुहूर्त काल में मन पर्याप्ति पूर्ण होती है। यानी प्रारंभ तो एक साथ होती हैं, लेकिन पूर्णता जिस क्रम में पर्याप्तियों के नाम लिखे हुए हैं उसी क्रम में उत्तरोत्तर अंतर मुहूर्त काल अनंतर होती हैं, क्योंकि अंतर मुहूर्त के भी असंख्यात भेद हैं। जघन्य अंतर मुहूर्त से लेकर के उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त में बहुत भेद है। इसलिए आहार पर्याप्ति की पूर्णता का काल भी अंतर मुहूर्त है, शरीर पर्याप्ति की पूर्णता का काल भी अंतर मुहूर्त है, लेकिन आहार पर्याप्ति के पूर्णता का अंतर मुहूर्त काल छोटा अंतर मुहूर्त है, शरीर पर्याप्ति की पूर्णता में लगने वाला अंतर मुहूर्त बड़ा अंतर मुहूर्त है। उत्तरोत्तर वो अंतर मुहूर्त बड़े बड़े होते जाते हैं। आगे चर्चा आएगी, अगली गाथा में देख लेते हैं। हाँ, क्या कहा? पज्जति पट्ठवणम जुगवम, पर्याप्तियों का प्रारंभ कैसे होता है? जुगवम, एक साथ होता है। प्रारंभ तो एक साथ होता है। और निट्ठवणम, निर्वर्ती कब होती है? कमीण, कमीण होती, क्रम से होती। यानी जितनी पर एक केंद्रीय यदि 4 पर्याप्तियों वाला है तो 4 पर्याप्तियों के योग्य कारमान वर्गणाओं का ग्रहण तो जुगवम एक साथ ही प्रारंभ होता है, लेकिन उनकी पूर्णता कमीण होती, क्रम से होती है। कितना कितना समय लगता है उसमें? अंतो मुहूर्त कालीन, अंतर मुहूर्त काल उसमें लगता है। सब में, हाँ, सब में भी अंतर मुहूर्त काल लगता है, और एक पर्याप्ति उसमें भी अंतर मुहूर्त काल लगता है। तो सब में अंतर मुहूर्त तो बराबर काल हो गया? बोलते नहीं, अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद होते हैं। यानी उत्तरोत्तर वाला जो आहार पर्याप्ति में लगने वाला जो अंतर मुहूर्त है वो शरीर संबंधी पर्याप्ति में लगने वाले अंतर मुहूर्त से बड़ा होता है। ठीक है, अंतो मुहूर्त काले ही कमा प्रत्यालावा। ठीक है, चलिए अब इसके चार्ट में देख लीजिए। आहार पर्याप्ति के लिए आहार वर्गणा, शरीर पर्याप्ति के लिए खल रस, मतलब सब हैं कारमान वर्गणाई हैं, वो सॉरी पुद्गल वर्गणाई हैं सारी की सारी। स्वाक्षोच्छ्वास, ऐसा होता है ना, पुद्गल में भी भेद होते हैं। 22 वर्गणाओं के तो नाम शास्त्रों में गिनाई गए। आहार वर्गणा, शरीर वर्गणा, इंद्रिय वर्गणा, स्वाक्षोच्छ्वास वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, ये वर्गणाओं के भेद हैं। यानी जिन परमाणुओं से मन का निर्माण होता है उन परमाणुओं से ध्वनि का निर्माण नहीं होता है। जिन परमाणुओं से शरीर का निर्माण होता है उन परमाणुओं से ये कहना चाहिए ना, माने वो सबकी अपने अपने अलग अलग है। जैसे आहार, शरीर, इंद्रिय और स्वाक्षोच्छ्वास है, और भाषा वर्गणा अलग है, मन वर्गणा अलग है, कारमान वर्गणा अलग है, तेजस वर्गणा अलग है। अलग अलग वर्गणाओं के द्वारा अलग अलग निर्माण होते हैं। आहार वर्गणा खल और रस, आहार वर्गणा खल हड्डी रस रुधिर, आहार वर्गणा द्रव्येंद्री के आकार रूप, और आहार वर्गणा स्वाक्षोच्छ्वास के आकार रूप।
तो ये सभी आहार वर्गणा से ग्रहित कार्माण वर्गणाओं के द्वारा ये शुरू की 4 पर्याप्तियों का निर्माण होता है। ठीक है, समय कितना कितना लगता है तो आप देख लीजिए। अंतर मुहूर्त आहार पर्याप्ति पूर्ण करने में, शरीर पर्याप्ति में पूर्व से संख्यात भाग अधिक, यानी आहार वर्गणा में लगने वाला जो समय अंतर मुहूर्त उससे संख्यात भाग अधिक, पूर्व से संख्यात भाग अधिक। ठीक है, इस प्रकार से शुरुआत एक साथ होती है, पूर्णता क्रम से होती है। किस जीव को कितनी पर्याप्तियां होती हैं वो भी 119 नंबर की गाथा में आ गया था, उसका भी चार्ट यहाँ बना दिया है। एक इंद्रिय की 4 पर्याप्तियां। सर पूर्णता तो जी साथ में मतलब क्रम से होती है जी। यहाँ लिखा है जीव की शक्ति की पूर्णता, तो जी शक्ति की पूर्णता कहलाती है क्या? कहाँ पर जी लिखा है ना, यही लिखा है ना, जीव की शक्ति की पूर्णता, इसी चार्ट में लिखा है ना। देखो ये तो असमान जाति पर्याय की बात है, इसलिए शरीर की शक्ति को भी जीव की शक्ति कह दिया गया है उपचार से, सद्बुद्ध व्यवहार नहीं से। ठीक है, जीव की शक्ति की पूर्णता, इसको अपन अगर दृष्टांत से समझे, जैसे छोटा बालक नया नया पैदा हुआ बच्चा है, वो खड़ा हो लेता है क्या? नहीं हो लेता है, लेकिन 6 महीने बाद, साल भर बाद वो खड़ा होने लगता है। तो उसमें क्या परिवर्तन आ गया? पैदा हुआ था और साल भर बाद में कि नहीं हुआ, वो शक्ति आ गई उसके अंदर। तो ये शक्ति किसकी है? जीव की है कि पुद्गल की है? वो जीव की है। जीव की शक्ति आ गई। जीव की भी शक्ति कही जा सकती है, लेकिन वो असमान जाति पर्याय की अपेक्षा बात है। शरीर और आत्मा की मिली जुली अवस्था है ना, उसकी अपेक्षा यहाँ जीव की शक्ति की पूर्णता कही है। जैसे हम कहते हैं ये एकेंद्रीय जीव है, तो जीव एकेंद्रीय होता है क्या? नहीं। तो शरीर के संयोग से असमान जाति पर्याय को नाम दिया है ना एकेंद्रीय, उस अपेक्षा से कथन है। शरीर और जीव की मिली जुली अवस्था की अपेक्षा से जो 6 वर्गणाओं के माध्यम से बनने वाली जो सामर्थ्य है उसको जीव की शक्ति के रूप में आरोपित कर दिया गया। व्यवहार न्याय का कथन है, असद्भुत व्यवहार न्याय का। कर्णानियोग के ज्यादातर कथन असद्भुत व्यवहार न्याय के ही होते हैं, क्योंकि 2 द्रव्यों की मिली जुली पर्याय की चर्चा कर्णानियोग में की जाती है। क्या अब भेद प्रवेश क्या बोलते, किसको कितनी होती है इसका चार्ट भी देख लीजिए। एकेंद्रीय को कितनी पर्याप्तियां हैं? 4 पर्याप्ति। असंगी पंचेंद्रीय को 5 पर्याप्ति और संगी पंचेंद्रीय को 6 पर्याप्ति। ठीक है जी। अब ये पर्याप्तियां कैसे होती हैं, किसको होती हैं, किसको पूर्ण होती हैं, किसको अपूर्ण होती हैं, उसके क्या कारण हैं? यदि पूर्ण होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, अपूर्ण होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? कोई जीव पूर्ण करने वाला है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई है तो उसको क्या कहते हैं? कोई जीव पर्याप्तियां पूर्ण करने के पहले ही मरण को प्राप्त हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? ये सब वेद प्रवेद 121 और 122 नंबर की गाथा में कहे गए। गाथा पाठ करेंगे। पज्जतस्य उदये णीय पज्जत्तिणिद्धिदो होदी जाव शरीरम पुण्यम निवाति पुण्यगो ताव उदयेदु अपुण्यस्य सग सग पज्जति अम्णनिट्ठवदी अंतो मुहूर्त मरणम लद्धिय पज्जत गो सोदु
यहाँ डिफाइन किया है, डेफिनेशन दी गई है। देखो, जीव को दो प्रकार के नाम कर्म का उदय होता है पर्याप्ति संबंधी, या तो पर्याप्तक नाम कर्म का उदय होगा या अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय होगा। ठीक है, तो पज्जतस्य उदये यानी पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से णीय पज्जति निर्दिष्टितो होदी, जो पर्याप्तियां उसकी पर्याय के योग्य हैं वो पर्याप्तियां उसको होती हैं। पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से जो उस पर्याय के योग्य, उस गति के योग्य, उस अवस्था के योग्य पर्याप्तियां कही गई हैं वो उसको होती है। किंतु जाव शरीरम अपूर्णम, जब तक शरीर पर्याप्ति अपूर्ण है, यानी आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई अंतर मुहूर्त काल में, उसके बाद शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। जाव शरीरम अपूर्णम, जब तक शरीर पर्याप्ति अपूर्ण है। निवाति अपूर्णगो ताव, ताव माने तब तक, तावत निवाति निर्वर्त्य, अपूर्णगो माने अपर्याप्तक जीव कहलाता है। पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से किसी गति या अवस्था विशेष के योग्य पर्याप्तियां जब तक पूर्ण नहीं हुई हैं, या जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, तब तक वो जीव निर्वर्त्य पर्याप्तक कहलाता है। अगर पूर्ण हो गई हैं तो पर्याप्तक कहलाएगा। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में पर्याप्तक नाम कर्म का ही उदय है। लेकिन उदयेदु अपूर्णस्य, यदि अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है तो क्या होगा? स्व पज्जत्यम निष्ठवदी, वो अपने योग्य पर्याप्तियां हैं उनको पूर्ण नहीं कर पाता है। किसी के मनुष्य के योग्य आहार और शरीर पर्याप्ति को पूर्ण नहीं कर पाता है। क्या हो जाता है? तो मुहूर्त मरणम, अंतर मुहूर्त काल के अंदर ही उसका मरण हो जाता है। लब्ध्य पच्चत्तगो सोधु, उसको लब्ध्य पर्याप्तक जीव कहते हैं। बताइए ख्याल में पूर्णिमा जी। ये चर्चा तो अपनी चल ही रही है पहले से ही, अब ये गाथाओं के माध्यम से यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। हाँ हेमलता जी, आया ख्याल में? एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, अगर उत्तर सही आ गया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। निर्वर्त्य पर्याप्तक जीव को पर्याप्ति संबंधी किस नाम कर्म का उदय होता है? पर्याप्तक नाम कर्म या अपर्याप्तक नाम कर्म? पर्याप्तक नाम कर्म का उदय। दोनों पर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है। फिर से बोलता हूं मैं, निर्वर्त्य पर्याप्तक जीव को पर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है या अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है? पर्याप्तक नाम कर्म का उदय। अच्छा, पूर्णिमा जी आपका क्या मत है? पर्याप्तक या अपर्याप्तक? अपर्याप्तक। चलिए, पर्याप्तक मतलब पर्याप्ति पूर्ण करेगा ही, हमें नियम से पर्याप्ति पूरी करेगा ही पर्याप्तक। चलिए अच्छा है, मैंने निवृत्त पर्याप्तक। हाँ नहीं सही है, वो तो चर्चा करने से ही बात स्पष्ट होती है, इसलिए चर्चा करना जरूरी है। यह है ना, पहली जो गाथा थी 121 नंबर की, वहां पे बात कह दी गई है कि पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से जो पर्याप्तियां उस अवस्था विशेष के लिए कही गई हैं, उनमें शरीर संबंधी पर्याप्ति जब तक अपूर्ण है तब तक वो निर्वर्त्य पर्याप्तक कहलाता है। यानी निर्वर्त्य पर्याप्तक जीव को भी पर्याप्तक नाम कर्म का ही उदय होता है। ठीक है, और लब्ध्य पर्याप्तक जीव, उसको अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है। ठीक है, इसलिए करेक्ट कर लेना आप, निर्वर्त्य पर्याप्तक और पर्याप्तक दोनों को पर्याप्तक नाम कर्म का ही उदय होता है, लब्ध्य पर्याप्तक को अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है। उसका चार्ट देख लीजिए। सर लब्ध्या पर्याप्त जी तो मनुष्य, मतलब मनुष्य गति में नहीं हो, मतलब रहते होंगे। सम्मूर्छन मनुष्य होते, सम्मूर्छन मनुष्य। सम्मूर्छन मनुष्य, हाँ यही बोल रहे हैं। गर्भज मनुष्य लब्ध्य पर्याप्तक नहीं होते,
गर्भज त्रियंच लब्ध्य पर्याप्तक नहीं होते, सम्मूर्छन त्रियंच ही लब्ध्य पर्याप्तक होते हैं, सम्मूर्छन मनुष्य लब्ध्य पर्याप्तक होते हैं, देवगति के जीव लब्ध्य पर्याप्तक नहीं होते हैं, नरक गति के जीव लब्ध्य पर्याप्तक नहीं होते हैं। ठीक है जी। चलिए चार्ट देख लेते हैं। पर्याप्ति वाला, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। अपर्याप्तक के दो भेद हैं, निर्वृत्य पर्याप्तक, लब्ध्य पर्याप्तक। पर्याप्तक किसे कहते हैं? शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है तो पर्याप्तक कहलाएगा। शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है तो, और नियम से पूर्ण होगी, ये नियम से पूर्ण होगी इसलिए वो निर्वृत्य पर्याप्तक है। अपर्याप्तक है निर्वर्ती अपर्याप्तक, कर इसको हम तोड़ दें तो। और लब्ध्य पर्याप्तक किसे कहते हैं? कि जिसकी पर्याप्ति पूर्ण ना हुई हो और भविष्य में भी नहीं होगी। देखो 6 जो भी उस पर्याय के योग्य पर्याप्तियां हैं उनके योग्य कारमाण वर्गणा, उसके योग्य पुद्गल वर्गणाओं का ग्रहण तो प्रारंभ कर दिया। मान लो कोई सम्मूर्छन मनुष्य है तो सम्मूर्छन मनुष्य के योग्य पर्याप्तियों का ग्रहण तो उसने पहले समय में प्रारंभ कर दिया, लेकिन एक भी पर्याप्ति उसकी पूर्ण होने के पहले ही वो मरण को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। पर्याप्तक कब कहलाएगा? जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी। ठीक है। निर्वृत्य पर्याप्तक कब कहलाएगा? जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है तब तक निर्वृत्य पर्याप्तक कहलाएगा। ये भी आप विशेष ध्यान में रखना। ये तो स्वरूप की बात हो गई। कब होता है? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद मरण पर्यंत, आयु पर्यंत माने मरण पर्यंत, जब तक वो जीता है तब तक पर्याप्तक ही कहलाता है। जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई निर्वृत्य पर्याप्तक कहलाता है, और एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है तो लब्ध्य पर्याप्तक कहलाता है। हाँ बोलिए सर। एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी ना तब तक निर्वृत्ति पर्याप्ति नहीं कहलाएगी। एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है नहीं, तब आहार तक पर्याप्ति पूर्ण हो जाने पर, देखो आहार पर्याप्ति पूर्ण हो जाने पर भी वो जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर लेता है तब तक निर्वृत्य पर्याप्तक ही कहलाता है। लब्ध्य पर्याप्तक में एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, पर्याप्तियां प्रारंभ हो जाती। अब आप एक प्रश्न यहाँ कर सकते हो, क्या आहार पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बीच में क्या जीव का मरण हो सकता है क्या? तो मरण नहीं होगा उस काल में, वो भी इससे स्पष्ट होता है। अब किस कर्म का उदय है वो देख लो चौथे नंबर में। पर्याप्तक को पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, निर्वृत्य पर्याप्तक को भी पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, लब्ध्य पर्याप्तक को अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है। गुणस्थान की अपेक्षा से भी बात कर दी यहाँ पे। पर्याप्तक जीव कौन कौन से गुणस्थान में होते हैं? सभी गुणस्थानों में होते हैं। गुणस्थान के पार सिद्ध, तो सिद्धों की बात ही नहीं चल रही, तो संसारी जीवों की बात है। जीव कांड, कांड है ना, ये संसार में घूम रहा है, संसार में कांड कर रहा है जीव, इसलिए संसार के जीव की बात है, सिद्धों की बात नहीं। सर जैसे गर्भ अवस्था में और जीव पूर्ण नहीं हुआ और मरण हो जाता है जैसे गर्भ अवस्था में, पर्याप्तक नहीं पर्याप्तक है वो। अच्छा पर्याप्तक ही कहलाएगा। अरे कोई भी जीव गर्भ में आया, आहार पर्याप्ति उसने जघन्य अंतर मुहूर्त में पूरी कर ली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर ली तो वो नियम से शरीर पर्याप्ति भी पूर्ण करता ही करता है, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण करता है तो फिर, और गर्भज है तो गर्भज जीव तो कभी भी लब्ध्य पर्याप्तक होता ही नहीं।